सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 25 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की हेडलाइंस देखते हैं। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान मिला। देखो भारत पहली बार टॉप 100 में आया इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। पहली बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो ये आज ही मनाया जाने वाला है। उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। तो बाकी दो कौन से उनके कमेंट करो जल्दी से। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में सतत विकास सूचकांक SDG 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो तो अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। SDG इंडेक्स जारी हुआ है अभी, पहले लिखो आप लोग इसको अच्छे से। अच्छा इनके नोट्स तो बनाते होगे ना तुम लोग। SDG इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले SDG का फुल फॉर्म लिखो, सस्टेनेबल। अच्छा इसको कब लॉन्च किया गया था, कब से कब इसका टाइम पीरियड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी डेवलपमेंट गोल्स होता है इसका, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये किस लिए होता है, पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है। पर्यावरण के लिए मतलब सतत विकास के लिए, भविष्य के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। चलो तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2015 से 2030 के लिए, ठीक है। 2015 से 2030 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें टोटल कितने थे भारत के लिए, 17 गोल, ठीक है। तो 17 गोल ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो अभी इसको इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको जारी करने वाली संस्था लिखो। UN का तो आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन। SSDN का फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, बट एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए बताना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो लिख लो सस्टेनेबल। तो क्योंकि आप एक बार पढ़ भी लोगे तो आपको बाद में याद रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो तो इसको जारी कर दिया गया है। अब इसमें टॉप पे कौन है, आपका टॉपर कौन है। पहले स्थान पे देखो फिनलैंड। यार पता नहीं यार, फिनलैंड हर जगह टॉप पे ही क्यों रहता है ना। तुम लोग नहीं सोचते ऐसा। अच्छा बॉटम पे कौन है, फिनलैंड टॉपर हो गया, तो बॉटम पे कौन है। बॉटम पे आपको हमेशा की तरह साउथ सूडान। साउथ सूडान बॉटम पे ही रहता है। आप इसको कई बार देखोगे, यहाँ पर भूखमरी हो कुछ भी हो तो यही ये हमेशा रहता है। आइए भारत के बारे में करते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत की क्या रैंक रही सर इस बार। तो ये फर्स्ट टाइम जानते हो, भारत पहली बार टॉप 10 में कैसे आता है, टॉप 100 में आया है, ठीक है। तो भारत पहली बार टॉप 100 में आया है। कौन सी रैंक है, हालांकि इसकी रैंक जो है ना 99 थी है, मतलब नीचे से मतलब बस बच ही गया है। टोटल कितने देश थे, 193 में से भारत की 99वीं रैंक है। और जिसमें भारत का स्कोर क्या है, भारत ने 67 नंबर से स्कोर किया है। अच्छा भारत के एक दो पड़ोस, अच्छा इसकी लास्ट ईयर क्या थी, लास्ट ईयर इसकी रैंक थी, यहीं पर लिख लो। तो 2024 में इसकी रैंक क्या थी, 2024 में इसकी रैंक थी 109, इस बार 99 है। देखो अब मैं कुछ और भूटान की लिख लो, एक तो भूटान की लिखो क्योंकि इनकी रैंक भारत से अच्छी है। भूटान की क्या रैंक है और नेपाल की क्या रैंक है। तो भूटान और नेपाल की दोनों की रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान की रैंक है 74, नेपाल की है 85। ये इन दोनों की रैंक भारत से भी अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 99 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपके 17 के 17 है, आप इनको ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये है नो पॉवर्टी गोल नंबर 1 और जीरो हंगर गोल नंबर 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4th नंबर क्वालिटी एजुकेशन भी आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हो और इसमें, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, ये तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। क्लाइमेट एक्शन भी कभी कभी पूछा गया है 13 नंबर का। बाकी ठीक है, सब तो आप याद नहीं कर सकते, बट एक बार पढ़ जरूर लेना। चलो अच्छा ये कुछ आपके इंडेक्स हैं 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो तुम लोग इसका, बट ले लो, याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की, तो 105। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या है, 79। एशिया पावर इंडेक्स में क्या है, 3rd रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में क्या है, इसमें भी आपकी 3rd रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, 4th रैंक है फायर पावर में। हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की, तो भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली में 118 नंबर। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में 148, ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की कितनी है, 10वीं रैंक है।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 रैंक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 102 है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15 नंबर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 है। और इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स में सेकंड रैंक है। ठीक है, तो ये सारी रैंक आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2024-25 की जो इम्पोर्टेंट रैंक्स थी ना, इंडेक्स थे, सब यहीं पर हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी देखो सूचकांक इंपॉर्टेंट है, भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक शांति सूचकांक मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, तो ग्लोबल लिख लो भैया, ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब इसको आप GPI भी कहते हो शॉर्ट में, तो GPI के नाम से भी आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में बात करनी है। इसको जारी कौन करता है पहले बताओ? तो देखो, जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता हो गया। ठीक है, अच्छा ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है? तो सिडनी। ठीक है, तो सिडनी ध्यान रखिएगा। चलो, तो इस बार कौन सी क्रम की ये रिपोर्ट जारी होती है? 19th क्रम की ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें टॉपर कौन है? हमेशा की तरह टॉपर इसमें भी आपका आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड आपने देखो कि मैक्सिमम टाइम टॉप करने वाले या तो आइसलैंड होगा या तो फिर फिनलैंड होगा, है ना। तो ये चलो टॉपर ये है। बॉटम पे कौन होगा? कहाँ अशांति फैली हुई है? मतलब रूस और यूक्रेन, यही तो दोनों आपस में लड़े पड़े हैं पिछले 3-4 सालों से, है ना यार। मैंने पोर्टफोलियो ले रखा है यार स्टॉक मार्केट में, वो उठ ही नहीं पा रहा। कभी ये युद्ध कर देते हैं, कभी वो युद्ध कर देते हैं, दिमाग खराब कर रखा है। तुम लोगों के साथ नहीं होता ऐसा? तो रशिया और यूक्रेन की देखो बॉटम से रैंक है। रशिया की 163, टोटल 163 देश ही थे, और यूक्रेन की 162। तो मतलब आप भारत की रैंक लिखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की क्या रैंक है सर इसमें? तो भारत की 115 रैंक है 163 देशों में। ठीक है, तो भारत की 115 रैंक है 163 देशों में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया 115। ठीक है, ये देखो टॉप 10 है आपके। आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो बस इतना, आइसलैंड बस याद रख लो, बस हो गया। चलो, तो हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ थी? याला ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, ये आपका नेपाल में है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो पदक तालिका में देखो, ये 7वें क्रम का हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, है ना। बिहार में आयोजन हुआ था इसका। और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट। इसका मैस्कॉट था आपका गज सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा सीधे। और इसमें अभी पहला स्थान किसमें? टॉपर कौन था? पहला स्थान महाराष्ट्र का था। हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगला हंगरिया का संबंध किससे था? तो ये ब्राज़ील देश से थी। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसको? मारियांगला हंगरिया को मिला। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में प्राक्कलन समितियों को राष्ट्रीय सम्मेलन, देखो प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो प्राक्कलन समिति आप जानते तो होगे यार, है ना, एस्टीमेट कमेटी के नाम से जानते हो, या आकलन अनुमान कमेटी। तो प्राक्कलन समिति, ठीक है, तो प्राक्कलन समिति, या इसी को आप अनुमान कहते हो, अनुमान लगाना। ठीक है, तो अनुमान, या इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, तो एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एस्टीमेट कमेटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसके 75 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 75 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका 2025 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 2025 में भी इसका राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सम्मेलन सर ये हुआ कहाँ है? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में इसका राष्ट्रीय आंदोलन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया सर? तो उद्घाटन करने वाले और कौन होंगे? आप इमेज में किसको देख रहे हो? ओम बिरला साहब, है ना। तो ओम बिरला जी ने, इसका जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी ने इनका उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें अच्छा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम सदस्य इसी में होते हैं, और सबके सब लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो सबके सब लोकसभा से रिलेटेड होते थे। तो 30 के 30 सदस्य। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है सर बजट में सरकारी व्यय की जांच करना। जो आपका बजट होता है उसमें सरकारी जो व्यय होता है ना, बजट में सरकारी व्यय की जांच। ठीक है, तो बजट में सरकारी व्यय की जांच करना इसका काम होता है। ओके, चलिए, अच्छा इसकी थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम लिख लो। थीम इसकी थी सर, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता, मतलब कम खर्चा लेकिन अच्छा काम।
लिख लो। तो प्रशासन में थीम पूछी नहीं जाएगी वैसे, ठीक है। तो प्रशासन में दक्षता, मैं नहीं चाहता आप इसको रटने में टाइम वेस्ट करो। तो प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता, ठीक है। तो मितव्ययिता ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, चलो और क्या है? अच्छा, इसका मैंने अभी हेड पढ़ाया था यार तुम लोग को। प्राक्कलन समिति का हेड कौन है? हेड मैंने बताया था, ये क्वेश्चन हमने अच्छे से किया था, संजय जायसवाल। बट आप याद कहाँ कुछ रहते हो, है ना। कितना काम होता है आप लोगों को, आप कहाँ याद रख पाओगे सब कुछ। तो संजय जायसवाल जी को इसका हेड बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मुंबई, ठीक है। अच्छा, आपको पीएससी के बारे में पता है? पीएससी क्या होता है सर? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, मोस्ट फेमस है ना। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बताओ इसका, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से लोकसभा से आपके 15 होते हैं और राज्यसभा से आपके 7 मेंबर होते हैं। ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके हेड कौन है? इसके हेड आपके के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल जी इसके हेड हैं, ठीक है। तो के वेणुगोपाल इसके हेड हैं और इसकी स्थापना को हुई थी 1921 में, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में 86 नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये देखो तमिलनाडु के बनाए गए हैं। क्या नाम है उनका? LR श्रीहरि, ठीक है। तो LR श्रीहरि, इनको नया ग्रैंड मास्टर नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया था? देखो, जो नक्सलवाद था, तो नक्सलवाद को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चलाया गया था। ये भी लिख लो, राष्ट्र भी लिख लो, सॉरी राज्य भी लिख लो। हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया था असम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसके बारे में तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो संविधान हत्या दिवस, आ जाओ भाई। तो संविधान लिख लो भैया, संविधान हत्या दिवस। देखो लास्ट ईयर इसकी घोषणा हो चुकी थी, बट अभी पहली बार इस बार मनाया जाएगा, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस 2025 में पहली बार मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा सर? तो ये 25 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन सी? फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 25 जून को सेलिब्रेट होने वाला है। अब 25 जून को ही क्यों? तो 25 जून 1975, इस दिन क्या हुआ था? तो इसके कितने साल पूरे हो गए? 50वीं वर्षगांठ है ना, 50वीं वर्षगांठ है। तो किस चीज़ की 50वीं वर्षगांठ है? इमरजेंसी की भैया। इस दिन लगी थी तीसरी बार इमरजेंसी भारत में। तो थर्ड टाइम जो इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो थर्ड टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। इसकी ये 50वीं वर्षगांठ है इस टाइम पे। अच्छा, हमारे PM कौन थे? PM थी हमारी इंदिरा गांधी जी। तो PM थी इंदिरा गांधी। और हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली, ठीक है। तो इनका भी नाम लिख लो, फखरुद्दीन अली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपकी UP SSC पेट में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, तो देखो क्या हुआ था ना, एक कांड हुआ था, बताओ इसकी कहानी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1975 में क्या हुआ था? 1975 में एक आपका था इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। LD जो हाई कोर्ट था, इसने एक फैसला दिया कि जो आपकी ये इंदिरा गांधी हैं, ये अगले 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ना ही किसी पार्टी का सदस्य रह सकती, ठीक है। इन पर 6 साल के लिए बैन लगाया गया। तब जाके जहाँ एक जयप्रकाश नेता थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने खूब पूरे देश में इसका विद्रोह प्रदर्शन किया और इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगने लग गए। तब जाके इंदिरा गांधी ने क्या किया, किस बेसिस पे इन्होंने लगाया था? तो इन्होंने कहा आंतरिक अशांति के चलते मैं तीसरी इमरजेंसी लागू करती हूँ 1975 25 जून, ठीक है। चलो देखो, तो ये संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? देखो, तो 25 जून को आप करेक्ट करना है, ठीक है। तो जो विरोधी सरकार थी, इसके विरोध के प्रदर्शन के लिए जो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 25 जून को संविधान के हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी आपको पता है ना, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है? इमरजेंसी, तो इमरजेंसी देखो 3 प्रकार की भारत में लगती है। एक तो आर्टिकल नंबर 352 हो गया, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी के रूप में, राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में आप जानते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक। और एक कौन सी होगी? 356 में हो गया, जो प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल हो गया। और एक को 360 हो गई, जो वित्तीय आपातकाल के रूप में जानते हो, ठीक है। तो वित्तीय इमरजेंसी के रूप में जानते हो, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या थे?
3 बार लगी है अब तक। तो एक बार 1962, ठीक है, तो 1962 में जब चाइना के साथ वार हो रहा था, दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ, और तीसरा ये 1975 में, ठीक है। तो 1975 में किस बेसिस पे लगी थी? तो ये आंतरिक अशांति, ठीक है, तो आंतरिक अशांति के बेसिस पे लगी, ठीक है। तो ये अब देखो इमरजेंसी किस प्रकार से लगा सकते हैं, किन आधारों पर? या तो युद्ध चल रहा हो देश में, ठीक है, तो या तो बाह्य आक्रमण हो कोई, ठीक है, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर भी लगाया जा सकता है। और तीसरा क्या था? तीसरा आपकी आंतरिक अशांति थी, जिसको हमने फिर चेंज कर दिया। हमने चेंज करके क्या किया, जब हमने फिर इसमें 1978 में जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला ना, जब वो बाहर आए, उनकी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने ये संविधान संशोधन किया। तो 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा इन्होंने आंतरिक अशांति को कैंसिल करके इन्होंने कहा आर्म्ड रिबेलियन, मतलब आर्म्ड रिवोल्ट, मतलब इसका क्या हो गया? तो मतलब जो सशस्त्र विद्रोह होगा तभी होगा, ये आंतरिक अशांति का कोई ग्राउंड समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये चेंज किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया? बताओ भाई। तो देखो ये कौन करता है? MOSPI, ठीक है। तो MOSPI मतलब क्या होगा? सांख्यिकी एंड कार्यक्रम। लिख लो इसका हिंदी में मतलब तुम लोग, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन, ठीक है। तो कार्यक्रम, सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, तो क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रियान्वयन मंत्रालय, इसने ये काम करता है, मतलब इसका ये काम होता है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या हुआ, देखो जो CSO था आपका ना, CSO प्लस NSSO, ठीक है, तो ये भी आपको SSS कैसे हो गया? तो इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया था? आपका NSO बन गया। अच्छा, NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? NSO का फुल फॉर्म भी लिखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है यार, राष्ट्रीय सांख्यिकी, ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, चलो अब इसका काम क्या होता है? सर यही तो आपका है जो नेशनल इनकम जारी करता है। नेशनल इनकम के जो आंकड़े हैं कौन जारी करता है? यही काम करता है, आंकड़े जारी करने का, ठीक है। तो नेशनल इनकम के आंकड़े जारी करने का काम NSO करता है। अब तो अभी क्या हुआ, MOSPI ने अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में, ठीक है, तो अखिल भारतीय घरेलू आय का सर्वेक्षण होने वाला है, ये पहली बार होगा। तो अखिल भारतीय घरेलू आय का सर्वेक्षण होने वाला है, ठीक है। तो सर्वेक्षण जो कि फर्स्ट टाइम होने वाला है, फर्स्ट टाइम होने वाला, कब होगा? 2026 में इसका शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो ये पहली बार शुरुआत होगी। तो इसके लिए हेड कौन, किसकी अध्यक्षता में हेड बनाया गया? इसमें सुरजीत भल्ला जी को, तो सुरजीत भल्ला जी को हेड बनाया गया, ठीक है। तो सुरजीत भल्ला जी को इसका हेड बनाया गया, जो ये IMF के पूर्व अर्थशास्त्री है, ये भी आपको पता रखना है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मतलब कि जो आय का वितरण है, आय की असमानता को पता करना, ठीक है। तो आय का वितरण पता करना, आय की असमानता की जांच करना, ठीक है। तो असमानता जो है, ठीक है, तो इसकी जांच करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? A करेक्ट आंसर है। अच्छा, विनीत जोशी का नाम पता है क्या है? तो विनीत जोशी आपको पता होगा ना, इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो कोचिंग का जो समीक्षा करनी है उसका, उस कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलो तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल कहाँ लॉन्च की है? तो नव्या पहल कहाँ? इसको सोनभद्र जिले, यूपी के सोनभद्र जिले में लॉन्च की गई, ठीक है। तो यूपी का जो आपका सोनभद्र जिला है, इसको यहाँ लॉन्च की गई। अच्छा, सोनभद्र क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिला है जो 4 राज्य से बाउंड्री बनाता है। 4 राज्य से बाउंड्री कौन कौन से? देखो, एक तो झारखंड हो गया, एक बिहार हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। ये UP SSS पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कि कौन सा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो ये झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाता है। तो इसमें 16 से जो 18 साल की युवती होंगी, उनके कौशल के विकास किया जाएगा। इन सबको रील बनाने से रोकना इनका काम होने वाला है ना, तो काफ़ी रील बनाती हैं लड़कियाँ। चलो, तो इनको अब कौशल सिखाया जाएगा कुछ। ये कौन स्टार्ट करने वाला? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ऋषभ पंत जी ने, ठीक है। तो ऋषभ पंत, ठीक है। तो ऋषभ पंत का नाम आपको ध्यान रखना है। चलो, और पहले कौन थे? पहले थे आपके एंडी फ्लावर, जो जिम्बाब्वे से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाल ही में उल्लास
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? देखो, ये उल्लास योजना के तहत हो रहा है सब। उल्लास योजना है क्या? उल्लास योजना देखो इसमें क्या होता है, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 2022 से 27 के लिए, ठीक है, 2022 से 27 के बीच के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15 साल से जो प्लस के लोग हैं, बच्चे या बूढ़े कुछ भी हो, सबको शिक्षित करना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 95% का अगर टारगेट आप 95% से ऊपर साक्षरता होती है तो उसको कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा मिल जाएगा। तो इसके तहत जो पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य था, कि ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य, ये आपका टैग है, ठीक है। तो पहला कौन था? पहला आपका मिजोरम था, दूसरा आपका गोवा था, अभी तीसरा कौन सा होगा? तीसरा आपका त्रिपुरा हो गया है, ठीक है। तीसरा आपका त्रिपुरा हो गया। तीसरा त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखिएगा सारी बातें। तो यहाँ के किसने सीएम ने घोषणा की है? डॉक्टर, यहाँ कौन सीएम? डॉक्टर माणिक शाह, ठीक है। तो माणिक शाह का नाम ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, अच्छा, तो यहाँ साक्षरता कितनी होगी? 95.6% साक्षरता के साथ ये भी तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन चुका है, ओके। अच्छा, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य का मतलब क्या होता है? मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और नॉर्मल जो गणित होती है, गणित के सवाल आप थोड़ा बहुत कर पाओ, ठीक है, ये होना चाहिए आपको। तो आपको पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो ये देखो, उल्लास योजना है, न्यू इंडिया लिटरेसी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 के लिए चलेगा, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। तो टू कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव, ठीक है। तो 15 साल या 15 साल से प्लस के लोगों को ये ध्यान रखने के लिए। चलो, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप दोषी का संबंध किससे? दिलीप दोषी हैं, जोशी नहीं। तो इनका संबंध क्रिकेट से है, फेमस स्पिनर थे, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम लिख लो, स्पिन पंच, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्पिन पंच, तो ये लिख लो। ये क्या है आपकी? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी, ओके। चलो, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा करने वाला कौन हो गया? असम, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक